नमस्कार। आज हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात दक्षेस के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसे द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात सार्क कहते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। सार्क दिवस प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों भारत, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद प्रथम वार्ता अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। 1983 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेश मंत्रियों के द्वारा इसे अपनाया गया और इसके उपरांत 1985 में 7 देशों के सहयोग से सार्क का गठन किया गया। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति 3 साल के लिए देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है। संगठन के सिद्धांत। सार्क के तहत सहयोग निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगा: राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक होगा। ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। नवीन सदस्य एवं पर्यवेक्षक सदस्य। 13 नवंबर 2005 को भारत के प्रयास से इस क्षेत्रीय समूह में अफगानिस्तान को शामिल किया गया और 3 अप्रैल 2007 को 8वां सदस्य बनाया गया। अप्रैल 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया। यूरोपीय संघ ने भी पर्यवेक्षक बनने में दिलचस्पी दिखाई और जुलाई 2006 में सार्क मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके संबंध में औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया। 2 अगस्त 2006 को सार्क देशों के विदेश मंत्री सिद्धांत रूप में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए सहमत हुए। 4 मार्च 2007 को ईरान ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। इसके बाद मॉरिशस ने संगठन में प्रवेश किया। सार्क के सदस्य देश। सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल हैं: भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं: जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान। संगठन का कार्यक्षेत्र। इस संगठन के द्वारा निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाता रहा है: पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक, व्यापारिक एवं वित्त, सामाजिक मुद्दे, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, कृषि एवं ग्रामीण विकास,
ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति। अब है सार्क के उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र का विकास करना है। सदस्य देशों की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं को आकलन करना। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना, समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना। अब पढ़ेंगे बैठकों और समितियों के बारे में। राष्ट्र या सरकार के प्रमुखों की बैठक। ये बैठकें आमतौर पर वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन स्तर पर आयोजित की जाती है। विदेश सचिवों की स्थायी समिति। यह समिति संपूर्ण निगरानी एवं समन्वय स्थापित करती है, प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, संसाधनों को संगठित करती है और परियोजनाओं तथा वित्त पोषण को मंजूरी देती है। सचिवालय। सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी। इस सचिवालय को संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय और निगरानी, एसोसिएशन की बैठकों से संबंधित सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना है। सचिवालय में महासचिव, 7 निर्देशक एवं सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल हैं। महासचिव की नियुक्ति नियत क्रम के आधार पर मंत्री परिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। सार्क के विशेष निकायों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला निकाय है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में अवस्थित है। इसकी स्थापना मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के मध्य समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने एवं प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। दूसरा विशेष निकाय है सार्क विकास कोष SDF। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, जैसे गरीबी उन्मूलन, विकास आदि। SDF का शासन सदस्य देश के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। SDF की गवर्निंग काउंसिल बोर्ड के कार्यों की देखरेख करती है। अगला निकाय है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। भारत में अवस्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री एवं प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थानों द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री एवं प्रमाण पत्र के समान होती है। अगला निकाय है सार्क मध्यस्थता परिषद। यह पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। यह वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और ऐसे अन्य संबंधित विवादों के
उचित और कुशल निपटान के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है। अब पढ़ेंगे सार्क और इसके महत्व के बारे में। सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान हैं, जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर तथा विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। 3% क्षेत्रफल होते हुए भी विश्व की कुल आबादी के 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान हैं, जो उनके कार्यों में तालमेल या सहयोग स्थापित करने में लाभदायक है। अब सार्क की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। साप्टा एवं उद्देश्य। साप्टा का पूरा नाम है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए साप्टा की शुरुआत की गई, अर्थात साप्टा समझौता किया गया। अगला है मुक्त व्यापार क्षेत्र, FTA फ्री ट्रेड एरिया। वैश्विक क्षेत्र में सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है। सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात फ्री ट्रेड एरिया की स्थापना की है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी तथा कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी। मुक्त व्यापार समझौता सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला है सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, शॉर्ट में इसे सतीश कहते हैं। सतीश सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गेट्स प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। सार्क विश्वविद्यालय। भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई। अब पढ़ेंगे भारत और सार्क के बारे में। पहला पॉइंट है पहले पड़ोसी की नीति। देश के समीपवर्ती पड़ोसियों को प्रमुखता देना भारत हमेशा अपना दायित्व समझता रहा है। दूसरा है क्षेत्रीय स्थिरता। सार्क इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास एवं शांति स्थापना करने में सहयोग कर सकता है। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका। यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर। दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे लाया जा सकता है। भू रणनीतिक महत्व। यह विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। तो यह सब भारत के लिए सार्क के महत्व के बारे में था। अब बढ़ेंगे सार्क की समकालीन समस्याओं के बारे में।
भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव एवं संघर्ष ने सार्क की अक्षमताओं को संकुचित किया है। सार्क के सदस्य देशों के बीच अधिक अनुबंध किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही सम्मेलन के अतिरिक्त इन सदस्य देशों के द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से कराए जाने की आवश्यकता है। साप्टा का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं रहा और यह मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक ही सीमित रहा। अब अंतिम पॉइंट है सार्क के भविष्य के बारे में। सार्क एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक और समकालीन रूप से दक्षिण एशियाई देशों की पहचान को दर्शाता है। यह प्राकृतिक रूप से बनी एक भौगोलिक पहचान है। यहाँ की संस्कृति, भाषा और धार्मिक संबंध समान रूप से दक्षिण एशिया को परिभाषित करते हैं। सभी सदस्य देशों द्वारा क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए संगठन की अक्षमता का अन्वेषण किया जाना चाहिए। सार्क को स्वाभाविक रूप से प्रगति करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक ऐसे क्षेत्र में जहां चीनी निवेश एवं ऋण तेजी से बढ़ा है, सार्क विकास हेतु और अधिक स्थायी विकल्प प्रस्तुत करने के साथ ही व्यापार शुल्कों का विरोध कर सकता है। इसके अलावा यह दुनिया भर में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बेहतर शर्तों की मांग करने हेतु एक आम मंच की भूमिका निभा सकता है। अब सार्क के 19वें शिखर सम्मेलन के स्थगित होने के बारे में पढ़ेंगे। नवंबर 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले 19वें शिखर सम्मेलन को भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के बहिष्कार के कारण स्थगित करना पड़ा था। पाकिस्तान ने 2018 में भी इसका आयोजन करना चाहा, लेकिन भारत ने पाक में होने वाले शिखर सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय बरकरार रखा। यानी अभी तक 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका है। अब हम सार्क के वार्षिक शिखर सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे। अब तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। पहला शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था। दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में भारत के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया था। तृतीय शिखर सम्मेलन 1987 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था। चतुर्थ शिखर सम्मेलन 1988 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। पांचवां शिखर सम्मेलन 1990 में मालदीव की राजधानी माले में आयोजित किया गया था। छठा शिखर सम्मेलन 1991 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया था। सातवां शिखर सम्मेलन 1993 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था। आठवां शिखर सम्मेलन 1995 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नौवां शिखर सम्मेलन 1997 में मालदीव की राजधानी माले में आयोजित किया गया था। 10वां शिखर सम्मेलन 1998 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया था। 11वां शिखर सम्मेलन 2002 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था। 12वां शिखर सम्मेलन 2004 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। 13वां शिखर सम्मेलन 2005 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था।
14वां शिखर सम्मेलन 2007 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 15वां शिखर सम्मेलन 2008 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया था। 16वां शिखर सम्मेलन 2010 में भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित किया गया था। 17वां शिखर सम्मेलन 2011 में अतोल द्वीप में आयोजित किया गया था। यह मालदीव में है। 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2014 में आयोजित किया गया था। तो ये शिखर सम्मेलन के बारे में था। 19वां शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था, जो पाकिस्तान में आयोजित होना था। अब हम सार्क संगठन के सदस्य देशों के शासन के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। सार्क संगठन का जो बांग्लादेश जो सदस्य देश है, उसमें एकात्मक संसदीय लोकतंत्र है, और भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, गणतंत्रीय व्यवस्था है। मालदीव में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। नेपाल में लोकतांत्रिक गणतंत्र है। पाकिस्तान में संसदीय लोकतंत्र है, संघात्मक गणतंत्र भी कह सकते हैं। हालांकि यह केवल नाम मात्र है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना हमेशा से हावी रही है शासन पर। श्रीलंका में लोकतांत्रिक समाजवादी गणतंत्र है। अफगानिस्तान में इस्लामिक गणतंत्र है। सार्क